मेरी जिंदगी तो फराक है वो अज़ल से, दिल में मकीन सही। वो निगाहे शौक से दूर हैं, रगे जां से लाख करीब सही। सरे तोर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। ना हो उन पे बस मेरा कुछ नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना सही। जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर ना उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहाँ, वो अभी सही वो यही सही। उसे देखने की जो लो लगी, तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हों, वो हजार पर्दा नशी सही। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आप सुन रहे हैं रज़िया सुल्ताना की आवाज में मावरा तलहा का लिखा हुआ खूबसूरत लेटेस्ट नॉवल मर्गे तमन्ना। उम्मीद करती हूँ आपको ये नॉवल ऑडियो की सूरत में बहुत पसंद आ रहा होगा। गाइज, आपसे हम्बली रिक्वेस्ट है, अगर आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसे शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मेरे चैनल की हौसला अफजाई होती रहे और मैं आपके लिए लेटेस्ट नॉवेल्स ऑडियो की सूरत में पेश करती रहूं। चलें स्टार्ट करते हैं मर्गे तमन्ना की लेटेस्ट एपिसोड ऑडियो बाय रज़िया सुल्ताना। हाल में कहने को बस घर के अफराद थे, लेकिन चहल पहल मामूल से हट के थी। सबके चेहरों पे मुस्कुराहट रक्सा थी। कहकों की आवाजें और पकवानों की खुशबू बिलाई मंजिल के कमरे में बैठी लड़कियों को पागल किए दे रही थी। वो दोनों कई बार रेलिंग से झांक कर नीचे देख चुकी थी कि शायद किसी को उनका ख्याल भी आ जाए, लेकिन फिलहाल ऐसा होता नजर नहीं आ रहा था। मुझे अजलान पे गुस्सा आ रहा है, उसे पता है तुम इधर हो, फिर भी नीचे क्यों बैठी हो? सबीन अच्छी खासी झंझलाई हुई थी। पिछले 2 घंटे से वो लामिया के साथ कमरे में थी और अब बेजार होने लगी थी। ऐसा करो तुम नीचे चली जाओ। लामिया को उसकी हालत पे तरस आने लगा। यार, मेरे पेट में चूहा प्रीमियर लीग खेलता जा रहा है। वो भूख की बहुत कच्ची थी, सो अब एहतजाज बनता था। तुम जाओ और मामा से जाकर कहो वो तुम्हें खाना दे देंगे। वो दिमागी तौर पे इस कदर उलझी हुई थी कि सबीन का मुसलसल बोलना अच्छा नहीं लग रहा था। कुछ घंटे पहले वो अजलान से बुरी तरह खफा थी और अब वो बाकायदा रिश्ता लेकर उसके घर में मौजूद थे। उसे यकीन था वो कभी नहीं आएंगी, लेकिन उसका यकीन चंद ही घंटों में दम तोड़ गया था। अजलान साथ आया था, लेकिन जिस तरह वो एक ही जगह पे टिक कर बैठा हुआ था, उससे नाराजगी का साफ इजहार हो रहा था। वो खुद को किसी तौर पर मुत्तमिन नहीं कर पा रही थी। एक जानिब अजलान का साथ चाहिए था और दूसरी तरफ शकूक की आंच कम नहीं हो रही थी। वो सोच सोच कर थकने लगी थी, इसलिए सब वक्त पे छोड़कर खुद को मुत्तमिन करने की कोशिश करने लगी थी। उसके बार बार कहने पे सबीन नीचे चली गई थी, सो अब वो अपनी सोचों के साथ आजाद थी। वो माजी की रंजिशें और हाल की रकाबतें झटक चुकी थी। ध्यान की डोर रूठे हुए इंसान की जानिब उलझी हुई थी। उसका दिल चाहा अजलान को सॉरी का मैसेज करे, लेकिन रूठना तो हमेशा से उसका वतीरा रहा था। मनाने का हंसाने का काम तो शुरू से वो करता आ रहा था। ये ख्याल आते ही मोबाइल वाला हाथ वापस पहलू में गिर गया। उसने घड़ी देखी तो वक्त की तेज रफ्तारी का अदराक हुआ। मामा ने तैयार होकर नीचे आने का कहा था, लेकिन वो खुद को सबके दरमियान जाने के लिए आमादा नहीं कर पा रही थी। वो क्यों नहीं जा सकी? उसका एहसास उसे तन्हाई के लम्हों में हुआ। वो मुंतजर थी, उसके नक्शा की तलाशी में थी। वो रूठे रहना चाहती थी, लेकिन तब तक जब तक वो मना ना ले। अनोखी ख्वाहिश थी, गलती होते हुए भी कोई दूसरा मना ले, लेकिन ख्वाहिश अनोखी भी तो हो सकती है और अक्सर पूरी भी हो जाया करती है। ये ख्याल दरवाजे में झांकती 2 आंखों को देख कर आया था। वो आ गया था और यकीनन मकसद उसे मनाना ही था। वो रुख मोड़ने की ख्वाहिश के बावजूद मोड़ नहीं पाई। वो उसकी आंखों से बंद चुकी थी। नैनों की चमक हैरा कर देने वाली थी। क्या किसी को पा लेना इस कदर लुत्फ बख्श होता है कि सितारे आंखों में आन बसें, खुशनमी बनकर स्याह चिलमन से झांकने लगे, मुस्कुराहट गुलाब की पंखड़ियों जैसी खुशनुमा महसूस हो और हिजर के सब लम्हे बयान करते हुए मदफून हो जाएं। वो कदम ब कदम चलता उसके बिल्कुल पास आ गया था, इस कदर करीब कि अगर वो खड़ी होती तो उसके सीने से
टुकरा जाती और उसने नहायत करीब आकर उसके हाथों को थाम कर उसे खड़ा किया। उसे हमेशा से अपने कद पे बड़ा मान रहा था, लेकिन उस लम्हे उसके सामने खुद को पस्त कद महसूस कर रही थी और दराज कद होने का मान मुंह चढ़ा रहा था। बहुत सारी बातें थी जो वो सोचना चाहती थी, लेकिन उसके वजूद से उठती महक उसकी सोचों पर हावी थी। वो बिना सर उठाए, बिना उसकी जानिब देखे उसके लबों की मुस्कुराहट को महसूस कर रही थी। ये पहली बार हुआ था कि अजलान के हाथों में कैद उसके हाथ भीगने लगे थे। मेरी जिंदगी तो फराक है, वो अजल से दिल में मकीन सही, वो निगाहे शौक से दूर हैं, रगो जान से लाख करीब सही। सरे दूर हो सरे हशर हो, हमें इंतजार कबूल है। वो कभी मिले वो कहीं मिले, वो कभी सही वो कहीं सही। न हो उन पे बस मेरा कुछ नहीं, कि ये आशिकी है हवस नहीं। मैं उन्हीं का था मैं उन्हीं का हूँ, वो मेरे नहीं तो ना सही। जो हो फैसला वो सुनाइए, उसे हशर पर न उठाइए। जो करेंगे आप सितम वहाँ, वो अभी सही वो यही सही। उसे देखने की जो लो लगी तो नसीर देख ही लेंगे हम। वो हजार आंख से दूर हों, वो हजार पर्दा नशीं सही। उसे शायरी का शौक नहीं था और लामिया लफ्जों की अदाओं पे जान देती थी, सो वो उसे लफ्जों के आईने में उतारने की कोशिश कर रहा था और ऐसी कोशिश वो अक्सर करता रहता था। आज फर्क बस ये था कि पहले वो उसकी आंखों में एतमाद से देखा करती थी और आज उसकी पलकों में क्या कपकपाहट फैली हुई थी। मुझसे छुपने के सब इरादे मुझे नाकाम बनाने आते हैं, उसने उसके हाथों को थामने हुए कहा। मैं छुप नहीं रही थी, तो फिर मुझे तलाश क्यों करना पड़ा? उसने हाथों पे गिरफ्त मजबूत की, क्योंकि वो उसका गुरेज जान गया था। मैं कई घंटों से इसी कमरे में हूँ, उसने सर उठाकर उसकी आंखों में देखते हुए जवाब दिया। वो अपना खोया हुआ एतमाद बहाल करना चाह रही थी, लेकिन आंखें उसकी आंखों से चार होने से पहले उसके होंठों के कटाव में उलझ के रह गई थी। उसकी हल्की भरी हुई शेव और मध्यम मुस्कुराहट रहे सहमे ओसान भी खता करने के लिए काफी थे। लेकिन तुम तो कई सालों से यहाँ हो, उसने अपनी शहादत वाली उंगली दिल की जानिब रखी और इस कदर मासूम इजहार पे लामिया की धड़कनें रुक दम बहुत तेज हो गई। अगर मैं यहाँ हूँ, उसने अपने आजाद हाथ से अजलान के सीने पे हाथ रखा, तो फिर तुम्हें मुझे तलाश करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए थी। उसने अपनी उलझी हुई धड़कनों को तवाज़न देने के लिए बात करने की कोशिश की। हाँ, तुम सालों से यहाँ हो, लेकिन तुम्हें भागने की, छुप जाने की और दूर होने की बहुत आदत है, और मुझे तुम्हें रोकने की, ढूंढते रहने की और पास रखने की आदत है। और भला आदतें कब बदलती हैं? उसने शरारत से लामिया की सुर्ख होती नाक को अपनी दो उंगलियों से दबाया, जैसे अभी तुम मुझसे दूर भाग रही हो और तुम जानती हो मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अब की बार उसने हाथ नहीं पकड़े थे, अपने मजबूत बाजू से उसकी कमर के गिर्द घेरा बनाते हुए उसे मजीद अपने करीब कर लिया और वो इस हरकत पे हैरान रह गई थी। उसकी पेशानी अजलान की ठोड़ी से टकराई। उनके दरमियान इतना फासला भी नहीं था कि वो हाथ ऊपर करके अपनी पेशानी मसल लेती। ये सब उसे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था, लेकिन अजलान की शिद्दतें एहतजाज की इजाजत नहीं दे रही थी। वो उसकी नाराजगी खत्म हो जाने पे खुश थी और अब उसे मजीद नाराज नहीं करना चाहती थी। हमें नीचे चलना चाहिए, उसने अजलान की बेताबियों को लगाम देने की कोशिश की। हाँ चलेंगे, लेकिन तुम्हें मुझसे वादा करना होगा, वो उसको अपने बाजुओं की कैद में रखते हुए बोला। कैसा वादा? उसने सर उठा के पूछना चाहा, लेकिन उसके वजूद पर कपकपाहट तारी रही। अब हमारे दरमियान बदगुमानियों का कोई वजूद नहीं होगा। तुम्हारे शिकवे मुझसे मेरे मुतालिक होंगे। मुझसे मेरी मोहब्बतों का, चाहतों का हिसाब मांगो और बेहिसाब मांगो और नफरतों को किसी अंधेरे कुएं में फेंक दो। वो झुककर उसके कान के करीब धीरे धीरे बोला। इतनी आसानी से वो उसकी शर्तें कहाँ मानने वाली थी? ऐसी धूंस में आने का मतलब था वो हर बार उसे ऐसे ही बेबस करेगा, सो वो उसको किसी ऐसे वादे की डोर नहीं थमाने वाली थी। अरे सबीन, तुम? वो सर थोड़ा पीछे करते हुए एकदम बोली और लम्हों में उसकी कमर के गिर्द बनाया गया घेरा टूट गया।
पल के कदम भी थोड़ा पीछे हट गए थे। इतनी अजरत में पीछे हटते हुए उसे ये भी एहसास नहीं हुआ कि वो उसके वजूद में छुपी हुई थी। सो दरवाजे की जानिब कैसे देख सकती थी। इस शरारत के बाद वो फौरन वहां से भाग खड़ी हुई। वो उसकी शरारत से खुश हुआ था। वो फासिलों का मजा लेना चाह रहा था। इख्तियार की जंग में सिर्फ निगाहों को आजादी देना चाहता था। वो वहां से जा चुकी थी। उसने बाहर निकलने से पहले एक बार कमरे को तायराना निगाहों से देखा और बहुत जल्द कमरे को उसके मकीन से महरूम करने का इरादा बांधा, क्योंकि अब दिल की वीरानी भरने लगी थी। अब उसके दिल को मकीन चाहिए था। नीचे से आती सबकी हंसी से भरपूर आवाजें उसके एहसासात पे यकीन की मोहर लगा रही थी। वो दोनों जिस वक्त ऑफिस पहुंचे काफी देर हो चुकी थी। आधा दिन गुजर चुका था और ऐसे ढेरों काम थे जो उन्हें आज के दिन ही करने थे। ज़ारा का रुख अपने कमरे की जानिब था, लेकिन ताशफीन ने उसकी पैरवी करने की बजाय नबील के कैबिन का रुख किया, क्योंकि 2 दिन से उनका आपस में कोई राब्ता नहीं हुआ था। उसके लिए परेशान था। उनकी तवक्का के मुताबिक वो अपने कैबिन में ही था। 2 दिन से कहाँ गायब हो तुम? बिना किसी सलाम दुआ के फौरन से अपने मतलब की बात पूछी। नबील जानता था कि वो उसके कमरे में जरूर आएंगे, इसलिए उनके हर सवाल का जवाब उसके पास पहले से तैयार था। कुछ जरूरी काम थे और दूसरा अम्मी से मिलने गांव गया हुआ था। अम्मी से जैसे तुम मिलते हो मुझे सब खबर है, बाकी का वक्त कहाँ रहे उसके जवाब से मुत्तमिन नहीं हुए। तब ही दोबारा पूछा। कुछ अहम खबरों के लिए भाग दौड़ कर रहा था। वो जानता था अब तफसील बतानी पड़ेगी, सो आराम से सारी बात बता दी। खबरें थी जो भी था, मुझे इस सब से सरोकार नहीं, मुझे सिर्फ ये जानना है सब ठीक है ना। वो मेज पे दोनों हाथ रखे उसकी आंखों में देखते तो पूछ रहे थे। सब ठीक तो है लेकिन खराब भी हो सकता है, उसने पुरसोच अंदाज अपनाए हुए कहा। ताशफीन ने गहरी निगाहों से उसके चेहरे पे सोच के साए दिखाए और फिर कुर्सी धकेलते हुए उसके मुकाबिल बैठ गए। उनकी छठी हिस्स पहले ही किसी अनहोनी का इशारा दे रही थी, सो अब वो सब तफसील जानना चाह रहे थे। क्या हुआ है यार? बहुत सारी बातें हैं, समझ में नहीं आ रहा कहाँ से शुरू करूं। वो उलझा हुआ था और उसकी उलझन वो वाजिया महसूस कर रहे थे। तुम ये बताओ आंटी ठीक है? वो रिश्तों को अहमियत देने वाले इंसान थे, सो सबसे पहला सवाल यही पूछा। वो ठीक हैं लेकिन बहुत ज्यादा परेशान हैं। मैंने उनकी परेशानी कम करना चाहिए, लेकिन अब जो कुछ मेरे सामने आया है उसने तो मुझे भी उलझा के रख दिया है। वो बहुत सोच कर बोला। तुम मेरे दादा से अनजान तो नहीं हो? उनका नाम और नाम से जुड़े वाकियात तुमसे पोशीदा भी नहीं। उनके फैसलों ने बहुत सी जिंदगियां बर्बाद की हैं। मैं अब मजीद कुछ गलत नहीं होने देना चाहता, लेकिन मैं भी समझ नहीं पा रहा कि इन्हें कैसे रोकूं। वो दोनों हाथों को एक दूसरे में फंसाए इस तरह भी कैफियत में बोला। नबील, अभी तुम इस मुकाम पे नहीं पहुंचे कि उनसे टकरा सको। अभी तुम्हें सिर्फ खुद को और अपने रिश्तों को महफूज रखने की कोशिश करनी चाहिए, और उसका आसान हल यही है कि तुम उनके रास्ते में ना आओ। वो जो करते हैं करने दो। ये सब इस वक्त के लिए छोड़ दो जब वक्त की लाठी तुम्हारे हाथ में हो। वो उसकी हमदर्द फितरत को जानते थे, इसलिए नरमी से बोले। मेरा तुमसे भी तो कोई रिश्ता है ना ताशफीन? उसकी बात का मतलब नहीं समझे। इसे सब में उनका जिक्र कहाँ से आ गया? उन्होंने उसकी आंखों में झांका, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तुम्हारे घरेलू मामला से मेरा क्या ताल्लुक? मुख्तार अहमद को जानते हो? ये सवाल नहीं, कोई बम था जो उनके हवासों पे गिरा और वो बुरी तरह चौंके कि कुर्सी से उठ खड़े हुए। बैठ जाओ ताशफीन, ऐसी और बहुत सी बातें हैं, तुम कब तक खड़े रहोगे? उसने माहौल की कसाफत को कम करने की कोशिश की, लेकिन कोशिश कुछ ज्यादा पुरअसर नहीं साबित हुई। वो वापस बैठ गए, लेकिन चेहरे पर पहले जैसा इत्मीनान नहीं रहा था। तुम बताओ, मुख्तार अहमद के हवाले से क्या बात है? मजीद इंतजार अब मुश्किल हो रहा था। तुमने ऐसा क्या कर दिया है जो मुख्तार अहमद तुम्हारे खून का प्यासा बना हुआ है? वो कई घंटों से इस उलझन का शिकार था कि ताशफीन जैसे इंसान से मुख्तार अहमद को क्या मसला हो सकता है। वो छोड़ो, तुम बस ये बताओ कि मुख्तार अहमद के मुतालिक तुम कैसे जानते हो? मुख्तार अहमद हमारी हवेली आया था और तुम लोगों से बदला लेने के लिए दादा की मदद चाहता है। फिर
वो लम्हे में सारी बात जान लेना चाहते थे। उन्हें अपनी फिक्र नहीं थी, वो सिर्फ पुप्पो और ज़ीगम के घर वालों के लिए फिक्रमंद थे। वो इन लोगों की जालमाना फितरत से भी वाकिफ थे और उन्हें अच्छी तरह इल्म था अपने फायदे के लिए वो लोग किसी हद तक गिर सकते थे। मेरे दादा भी तुम्हारी ताक में है ताशफीन। बात का रुख मुख्तार अहमद से दूसरी तरफ मोड़ दिया। उन्हें मुझसे क्या मसला है? मुजतबा के बाइस मुख्तार अहमद की जलन से वाकिफ थे, लेकिन असलम खान दुरानी को उनसे क्या चपकलश थी उनकी समझ में नहीं आया। यूनिवर्सिटी केस, दो अल्फाज पे मुश्तमिल जवाब माहौल की संगीनी में इजाफा कर गया। इसका मतलब जो बात उनके जहन में आई थी वो कहते हुए हिचकिचाहट का शिकार हुए। बिल्कुल, इस केस से दादा का कोई ना कोई ताल्लुक है और सबसे बढ़कर तैमूर चौहान हमारी ही हवेली में मेहमान बना हुआ है। वो धमाके पे धमाका कर रहा था और ताशफीन कड़ी से कड़ी मिलाने की कोशिश में हलकान हो रहे थे। तुमने मुझे बहुत उलझा दिया है नबील। उन्हें समझ में नहीं आया कि वो किस मसले का सोचे और किसे छोड़ दे। तुम्हारी पहली तरजीह तुम और तुम्हारा खानदान होना चाहिए। उसने उन्हीं का जवाब वापस लौटाया। वो मुजतबा की फैमिली की जानिब इशारा कर रहा था। तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन इस तरह तो वो लड़की भी खतरे में होगी। उनके जहन के पर्दे पे सुनहरी आंखों वाली लड़की का अक्स लहराया। कौन सी लड़की? लड़की के जहन पे वो भी चौंका। वो लोग मुझे तक पहुंच सकते हैं तो उस लड़की तक क्यों नहीं, जो इस वाकया की ऐनी शाहिद है। अब नबील को तफसील बताए बिना कोई चारा नहीं था, सो वो उसे अलिफ से ये तक सब बताते चले गए। तुम लोगों का फार्म हाउस उनकी नजरों में होगा। नबील ने सबसे पहले ये बात कही। अब मुझे यही महसूस हो रहा है और नहायत शिद्दत से पुप्पो के गैर महफूज होने का अदराक भी। वो परेशानी से उठकर टहलने लगे। तुम्हें कुछ करना चाहिए, उसने कहा। तुमने इतनी बातें बता दी हैं, अब मेरी समझ में नहीं आ रहा कौन सा मामला पहले देखूं। उन्हें वाकई कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तुम ज़ारा के रूम में जाओ और आज उनकी हेल्प करो। मुझे पहली फुर्सत में गांव के लिए निकलना है। उन्होंने मेज से मोबाइल उठाते हुए उसे हदायत दी। ओ ज़ारा, वैसे ये इस कदर बेतकल्लुफी कब से होने लगी? उसका लहजा एकदम बदला। ये चुटकुले छोड़ना बंद करो और काम करो। वो सामान समेटते हुए वहां से निकल गए और वो कंधे उचकाता हुआ उठ खड़ा हुआ। परेशानी को मुस्कुराहट के पर्दे में छुपाता हुआ ज़ारा हुसैन के कमरे की जानिब चला गया। ताशफीन कहाँ है? वो जिस अंदाज से नबील को देखते हुए बोली, नबील अपना दिल मसवस कर रह गया। ये आस्तीन का सांप कभी मेरी दाल गलने नहीं देगा। मोही मुंह में बुरबुराता आगे बढ़ा और उसके चले जाने के मुतालिक बताया। हमारी एक जरूरी मीटिंग थी, हमें वहां जाना था। वो एकदम सब छोड़ के और मुझे बताए बिना कैसे जा सकते हैं? उसके चेहरे पे गुस्से की लाली झलकने लगी। उसे जरूरी काम था, माई फुट जरूरी काम। वो शिद्दत से चलाई। मेरी फर्म को नुकसान हो रहा है, मेरे क्लाइंट छोड़कर जा रहे हैं और इन मौसूफ को अपने जरूरी कामों की पड़ी है। उसने गुस्से से लैपटॉप शट डाउन किया। नबील को उसका ये अंदाज बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन इस वक्त कुछ कहने का भी कोई फायदा नहीं था, सो खामोश रहा। ये सारी फाइल्स उठाओ और मेरे साथ चलो, मैं खुद सब कुछ देख लूंगी। वो लैपटॉप हाथ में उठाते कमरे से निकल गई थी। ज़ीगम कितनी ही देर गांव की गलियां छानता रहा। नहर किनारे बैठकर पानी के बहाव के साथ अपने जज्बात बहाने की कोशिश की। आम के बाग में घने दरख्तों तले बैठकर दिल को बहलाने का सामान तलाश करने की नाकाम कोशिश करता रहा, लेकिन ये सब हीले नाकाम साबित हो रहे थे। वक्त गुजारने के अलावा इस आवारा गर्दी से कुछ हासिल ना हुआ, सो कदमों को वापस मोड़ दिया जहां से सफर शुरू हुआ था। घर का दरवाजा इसी हालत में खुला हुआ था जैसा वो छोड़ कर गया था। मतलब वो अब यहीं थी। दिल की किस कदर शदीद ख्वाहिश थी कि वो उसके घर में आए, और अब वो यहाँ थी तो अपना ही घर शजरे ममनू लग रहा था। उसके कदम मन भर वजनी हो रहे थे। जी चाहा यहीं बैठ जाए, और शायद बैठ भी जाता अगर एक हमदर्द हाथ कंधे पे महसूस ना होता। हकीकत से आंखें चुराना बहादुरों का शेवा नहीं होता पुत्र। उसके टूटते वजूद को उन्होंने नामहसूस अंदाज में सहारा दिया। आप कब आए अब्बा जी? उसने होंठों पे मुस्कुराहट लाने की कोशिश की। जब तू दिल की बर्बादी पे रो रहा था। वो मुस्कुरा नहीं सका, लेकिन उनके लबों पे मुस्कुराहट थी।
सब जान लेने का प्याम था। मैं रोया नहीं हूँ, अपनी कम हिम्मती का ऐलान मंजूर नहीं था। सो उसने फौरन जवाब दिया, आंसू सिर्फ आंखों से थोड़ी ना बहते हैं। अब्बा जी का जवाब उसके हर जवाब पे भारी था। सो खामोशी ही गनीमत थी। उन्होंने आगे बढ़ के दरवाजा धकेला तो वो भी उनकी पैरवी करता दरवाजा पार कर आया, लेकिन सहन ना पार कर सका। सो बागीचे की तरफ आ गया। अब्बा जी के हाथ के लगाए पौधों से उसे बड़ी उनसीयत महसूस होती थी। सब पौधे उसे अपने जैसे लगते थे, जिन्हें वो बड़ी मोहब्बत और सलीके से परवान चढ़ाते और उनके मुतालिक फिक्रमंद रहते। वो भी अक्सर इन्हीं पौधों से अपने दिल की बातें करता था, लेकिन वो हैरान था, जो बात उसने खुद से कभी नहीं की थी, उसका इल्म अब्बा जी को कैसे हो गया। उसी पल उसे बागीचे के सब फूल मुस्कुराते हुए महसूस हुए, जैसे कह रहे हों, जिसकी पर्दादारी है वो हम भी जानते हैं। जाने ना जाने, भूल ही ना जाने, बाग तो सारा जाने है। वो बागीचे पे नाराज सी निगाह डालता अंदरूनी हिस्से की जानिब चल दिया। उसे बरामदे के आगाज पे ही रुकना पड़ा, और रुकने की वजह धीमा सा कहका था। उसके घर में निस्वानी आवाज का वजूद ही नहीं था, और मुजतबा के चंद दिनों के कयाम में भी उसने रुकैया जुबैर को हंसते मुस्कुराते नहीं देखा था। सो यकीनन मुस्कुराने वाली वो ही थी। तब ही तो जल तरंग से बज रहे थे। वो बेसाख्ता उस आवाज की जानिब बढ़ा। वो बावर्ची खाने में शेल्फ से टेक लगाए खड़ी मुजतबा की किसी बात पे हंस रही थी। आंखों से निकलता पानी उनकी चमक में बेतहाशा इजाफे का बाइस था। लबों की चौखट से झांकते दांतों की शफाफियत उसके दिल जैसी थी, और दिल से याद आया, उसके दिल में नूरुल ऐन की मुस्कुराहट को करीब से देखने की ख्वाहिश जागी थी। तुम बहुत बड़ी ड्रामा हो नूर। उसने मुजतबा की जानिब देखा और बात समझने की कोशिश की कि आखिर वो ऐसा क्या कह रहा है जो वो हंस रही है। अरे जिगम, तुम वहाँ क्यों खड़े हो, यहाँ आओ ना। मुजतबा उसे भी खींच कर बावर्ची खाने में ले आया। सुना तुमने, मैं इसे इतना मासूम समझता था, लेकिन ये तो पूरी आफत निकली। मुजतबा की बात पे उसने हैरानी से नूरुल ऐन की जानिब देखा। मुझे भी ये बहुत मासूम लगती हैं। वो भी किसी जज्बे के जेरे असर बोला। ये तो खुद इन मोहतरमा ने एतराफ किया है कि मैं बड़ी अम्मी के पास होता था तो ये मेरे आसपास ही चुड़ैलों की तरह भटकती रहती थी। मुझे अक्सर महसूस होता था कि कोई मुझे देख रहा है, और तब मैंने उससे पूछा भी, लेकिन ये नहीं मानी, बल्कि रोने लगी थी। उसने दोबारा नूर की तरफ देखा कि वो रोते हुए कैसे लगती होगी, हालांकि उसकी शदीद ख्वाहिश थी इन आंखों में कभी आंसू ना आए। इसकी वजह से ताशफिन भाई के सामने मुझे हद दर्जा शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा था। मुजतबा मुसलसल अपनी बात जारी रखे हुए था। जिगम ने नूरुल ऐन की तरफ देखा। वो पाँव के अंगूठे से न जाने क्या कुरेद रही थी। निगाहें भी जमीन की जानिब ही थी। शायद उसकी मौजूदगी वो पसंद नहीं कर रही थी। ये ख्याल आते ही वहां रुकना दूबर हो गया, तो वहां से जाने के लिए पर तोलने लगा। जिगम रुको, ये दोनों ही नालायक हैं। तुम मुझे ये चख कर बताना मीठा कैसा है। रुकैया जुबैर उसके सामने खीर की प्लेट लाई। वो लम्हे से पहले जान गया कि ये उसे रोकने की कोशिश थी, सो उनका मान रखते हुए नूरुल ऐन से कुछ फासले पे खड़ा हो गया। बहुत मजे की है। पहले नवाले ने ही जायके की दाद देने पे मजबूर कर दिया था। सच कह रहे हो? उनके सभी चेहरे पे मुस्कुराहट बहुत भली महसूस हो रही थी। जी बिल्कुल सच। यकीन नहीं तो नूरुल ऐन से पूछ लीजिए। उसने फौरन से वही प्लेट उसकी जानिब बढ़ाई। अपनी बेख्तियारी में वो जान ही नहीं पाया कि वो क्या कर गया, और ये मंजर लम्हे से पहले रुकैया जुबैर की आंखें देख चुकी थी। वो दूसरी प्लेट लेने के लिए जाना चाहती थी, लेकिन अब वहां खड़ी नूर का रद्द अमल देखना चाह रही थी। नूरुल ऐन साद हैरान निगाहों से कभी सामने नजर आती खीर की प्लेट और कभी पहलू में खड़े इंसान को देख रही थी। वो फैसला नहीं कर पा रही थी, और जिगम अब्बास प्लेट नहीं हटा रहा था। उसे यूं महसूस हुआ जैसे सबकी निगाहें उस पे मरकूज हैं, तो अजलत में कपकपाते हाथों से प्लेट थाम ली। जिसको देखना जुर्म के जुमरे में आता था, उसका बचा हुआ खाने की क्या सजा होती, ये वो सोचना नहीं चाहती थी। उसने खीर चखने के लिए चम्मच मुंह में रख लिया। जी पुप्पो, वाकई बहुत मजे की है। उसने भी तायद की। वो चंद लम्हे उसे बगौर देखती रही और फिर वापस प्लेट रख दी।
जीगम के लिए ये मंजर जिंदगी भर का असासा था। उसे यूं लगा जैसे दम आखिर में आबे हयात मिल गया हो, खिजा का आखिरी पत्ता टूटने से पहले बहार लौट आई हो। बुझती हुई शम्मा परवाने की बेताबी देखकर दोबारा रोशन हो गई हो, उसकी सोच से भरकर मिल गया था। सो उसने बाहर जाने को कदम बढ़ा दिए। वो भी बरामदे में ही था कि ताशफीन की कॉल आई। वो खुशगवार लहजे में हाल अहवाल पूछना चाह रहा था कि उनका परेशान लहजा और बात उसकी खुशगवारी का खात्मा कर गई। उनकी बात अच्छे से समझते हुए वो उन्हें उन्हीं कदमों वापस उनकी जानिब लौट आया था। क्या हुआ? मुजतबा को किसी अनहोनी का एहसास हुआ। ताशफीन भाई की कॉल थी। वो कह रहे थे नूरुल ऐन को पहली फुर्सत में हवेली छोड़ दिया जाए, लेकिन किसी ने देख लिया तो? वो जानता था जीगम के साथ उसका जाना एक तूफान का पेश खैमा साबित हो सकता है। वो गुल को फोन कर देंगे, वो सारे इंतजाम कर चुके हैं। लेकिन हुआ क्या? इस इमरजेंसी की वजह क्या है? रुकैया जुबैर उसकी बातें सुनकर खामोश नहीं रह पाई। सो सब छोड़कर उनके पास चली आई। आपके ससुर की तरफ से ही कोई खतरा है। वो आप लोगों के लिए भी एहतियात का कह रहे हैं और अपने कुछ आदमी हमारे घर की हिफाजत के लिए भेजने की कोशिश कर रहे हैं। वो उन्हें परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन तफसील बताए बिना भी कोई चारा नहीं था। मतलब उन्हें पता चल गया। रुकैया जुबैर की तबीयत बिगड़ने लगी। मामा रिलैक्स, कुछ नहीं हुआ, आपने अपनी तबीयत खराब नहीं करनी। मुजतबा ने फौरन उन्हें संभाला। वो पहले उनकी ऐसी हालत देख चुका था। सो फौरन उन्हें अपने बाजुओं के घेरे में ले लिया और कमरे की जानिब बढ़ गया। नूर, हमें फौरन निकलना है। वो पुप्पो के पीछे जा रही थी जब जीगम ने हाथ बढ़ाकर उसे रोका। इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी थी कि वो दोनों पहले लम्स की लज्जत और सुकून भी महसूस नहीं कर पाए। वो हालात की संगीनी में उलझी अपनी कलाई पे मजबूत गिरफ्त की शिद्दत का एहसास नहीं कर सकी और अपनी चादर दुरुस्त करते हुए उसके पीछे चल दी। हवेली वहां से ज्यादा दूर नहीं थी, लेकिन वो दोनों हद दर्जा मुहतात थे। जीगम पे दुगनी जिम्मेदारी आयद हो गई थी। उसे दोस्त का मान रखना था और दिल में बसने वाली की हिफाजत भी करनी थी। कच्ची गलियों में उसकी जीप मट्टी उड़ाते हुए जिस रफ्तार से दौड़ रही थी, वो वहां के मकीनों को खौफजदा करने के लिए काफी थी। डर तो वो भी गई थी, लेकिन खामोश बैठी रही। वो हवेली जाने वाले आम इस्तेमाल के रास्तों से हटकर अकबी रास्ता इख्तियार कर रहा था, जो हवेली के अकबी बाग की तरफ जाता था। पिछले वाला दरवाजा अमूमन बंद ही रहता था, लेकिन ताशफीन भाई ने उसे इसी तरफ जाने को कहा था और उसे वो ही करना था जो वो कह रहे थे। वो लोग जब हवेली के पीछे पहुंचे तो गुल दरवाजा खोले मुंतजिर खड़ी थी। आइए नूर बीबी, जल्दी आइए। गुल भागती हुई उस तक आई ताकि उसे उतरने में मदद कर सके। गुल ध्यान रखना कोई देख ना पाए, उसने मुहतात रहने की हदायत की। इस जानिब कोई नहीं आता, लेकिन तुम भी जल्दी से निकल जाओ। गुल जल्दी से आगे बढ़ते हुए बिना उसकी जानिब देखे जवाब दे रही थी। वो तब तक उन्हें देखता रहा जब तक वो निगाहों से ओझल नहीं हो गई। उसे गुमान था वो एक बार पलट कर पीछे देखेगी, लेकिन गुमान का हकीकत से मेल नहीं हुआ था। वो दिल मसवस के रह गया। अब वापसी के सिवा कोई चारा नहीं था, लेकिन वो अपना दिल उससे मंसूब किए लौट रहा था। इज्जत घर में दाखिल हुई तो दोपहर ढल रही थी। मौसम की तब्दीली के बायस दिन ढलते हुए ठंडी नरम हवाएं शाम के इस्तकबाल के लिए तैयार थी। दिन का आगाज और इख्तिताम खुशगवार था और बहुत जल्द दोपहर की हिद्दत और तपश भी खत्म हो गई थी। वो हमेशा घर में आते ही अम्मी को तलाश करती और उन्हें जब तक सारे दिन की रुदाद ना सुना देती तब तक सुकून नहीं मिलता। लेकिन आज उसके एहसासात के साथ अंदाज भी खामोश थे। उसने दरवाजा नहायत आहिस्तगी से बंद किया, जैसे अपने आने की खबर किसी को ना देना चाहती हो, और दबे कदमों सीधा अपने कमरे में आ गई। अपना सामान एक तरफ रखते हुए बेड पे आरी तिरछी दराज हुई। दिमाग को जैसे ही थोड़ा सुकून मिला, दिन भर के वाकयात किसी फिल्म की तरह जहन के पर्दे पर चलने लगे। उसे अपना रास्ता रोके खड़ा वो इंसान याद आया जिसका सामना करते हुए पहली बार खौफ नहीं आया, लेकिन आज उसको अपने इस कदर करीब देखकर वाकई वो डर गई थी। वो उससे कोई बात करना चाहता था, लेकिन उसकी आंखों की सुर्खी उसे खौफजदा करने के लिए काफी थी। लेकिन अब उसे अपनी जल्दबाजी पे पछतावा हो रहा था।
اس کی بات نہ سنتی، لیکن دھکا دینے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ انسان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ اس پل اسے سوچتے ہوئے وہ نہایت خوف زدہ تھی۔ خوف کا غلبہ خوشی بھی محسوس کرنے نہیں دے رہا تھا، جس کو کئی مہینوں کی جدوجہد کے بعد پایا تھا۔ ان کی 2 دکانیں تھی جہاں کرایہ دار تنگ کرنے کو موجود تھے۔ امی کو پیسوں کے لیے پریشان دیکھ کر اس نے نوکری کرنے کا سوچا، لیکن ملازمت کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ پارٹ ٹائم جاب حاصل کرنا کتنا مشکل تھا یہ اسے ان چند مہینوں میں سمجھ آ گیا تھا، اور جب اتنے مہینوں بعد اسے ایک کمپنی سے انٹرویو کی کال آئی تو اس کی خوشی دیدنی تھی، لیکن اس خوشی کو کسی کے ساتھ بانٹنے کی کوشش نہیں کی۔ وہ کامیاب ہونے کے بعد ہی امی کو خوشخبری سنانا چاہتی تھی۔ وہ نہایت امید سے انٹرویو کے لیے گئی تھی، لیکن اس کے سامنے جو انسان آیا اسے دیکھ کر اس کی ساری خوشی ماند پڑ گئی تھی۔ اس کے سامنے مجتبیٰ کا کزن عبدالودود تھا، جس سے وہ گاؤں میں مل چکی تھی اور پہلی ملاقات بہت اچھی ثابت نہیں ہوئی تھی۔ وہ خود کو پورے پینل کے سامنے ہونے والی بے عزتی کے لیے تیار کر رہی تھی جب اسے بیٹھنے کو کہا گیا، اور اس کے بعد بھی سب کچھ اس کی توقع کے برعکس ہوتا جا رہا تھا۔ وہ ایسا ہی انٹرویو تھا جیسا اس سے پہلے کئی بار وہ دے چکی تھی، سوائے ایک چیز کے کہ اس کے پارٹ ٹائم پہ ہونے والے اعتراض کو اسی انسان نے فوراً سے رد کیا، جس سے وہ خود کو رد کیے جانے کی توقع کر رہی تھی۔ مجید صاحب، آپ ان کا اپوائنٹمنٹ لیٹر تیار کر کے انہیں میل کر دیجیے اور باقی کی ساری فارمیلٹیز کل کے لیے رکھ دیں۔ مس عزت، آپ کل سے جوائن کر سکتی ہیں۔ وہ جو مایوسی کا دامن تھام کر پینل کے سامنے سے اٹھنے والی تھی، جب اس کی بات پہ حیران ہوتی دیکھنے لگی تھی۔ مجید صاحب فوراً سے باہر نکل گئے تو اس نے ہاتھ سے اسے بھی باہر جانے کا اشارہ کیا۔ وہ اسی ہونک پن سے اپنی فائل سمیٹ کر بنا شکریہ کہے کمرے سے نکل آئی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکل کر ناسمجھی سے ایک طرف کھڑی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا۔ اب شاید نا امید ہو گئی تھی۔ اس کے پیچھے عبدالودود کھڑا تھا۔ اس کا وہاں سے اٹھ کر خصوصی اپنے پیچھے آنا بھی حیرانی کا باعث لگ رہا تھا، لیکن اب وہ مزید کچھ کہہ کر بے وقوفی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ شاید نہیں، یقیناً اس نے ماحول کی کثافت کم کرنے کی کوشش کی۔ میں ذاتیات اور کاروبار کو الگ رکھتا ہوں۔ وہ شاید اپنے حالیہ رویے کی وضاحت دے رہا تھا۔ یہ آفس آپ کا ہے؟ جی، لگتا تو کچھ ایسا ہی ہے۔ وہ کل سے بالکل منفرد انسان لگ رہا تھا۔ پھر میں اسے اتفاق سمجھوں گی؟ وہ ابھی تک حیران تھی۔ مجھے امید ہے آپ میری ٹیم کے لیے اچھا اضافہ ثابت ہوں گی۔ وہ مسکرایا، اور مسکراتے ہوئے کافی اچھا لگتا تھا، برعکس اپنے خروس رویے کے۔ مجھے پارٹ ٹائم کی وجہ سے کوئی جاب نہیں مل رہی تھی، تو آپ نے کیسے مجھے فوراً سے سلیکٹ کر لیا؟ وہ اپنی تشفی چاہ رہی تھی۔ سب سے پہلے تو آپ یہ ذہن نشین کر لیجئے، میں نے آپ کو مجتبیٰ کی وجہ سے قطعاً فیور نہیں دی۔ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں، میرے لیے کاروبار اور ذاتیات الگ الگ ہیں۔ مجھے اپنے لیے ٹیم بنانی ہے، اور اس کے لیے مجھے نہایت قابل لوگ چاہیے۔ مجھے یہ کہنے میں کوئی عار نہیں کہ آپ قابل ہیں۔ مجھے اپنے جیسے لوگ پسند ہیں، جذباتی، جنونی اور دو ٹوک بات کرنے والے۔ لیکن مصیبت یہ ہے کہ ایک نیام میں 2 تلواریں نہیں رہ سکتی، اور کل والا واقعہ اسی کا شاخسانہ تھا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ واپسی کے سفر میں آپ کی باتیں بڑی حد تک میری رائے بدل چکی تھی۔ وہ نہ جانے کیوں اسے نہایت تفصیل سے اپنے فیصلے کے پس منظر سے آگاہ کر رہا تھا، لیکن وہ بہت حد تک مطمئن تھی۔ آج کہاں رہ گئی تھی؟ مجھے پریشانی ہو رہی تھی۔ وہ خیالوں ہی خیالوں میں دوبارہ سے آفس کے ماحول میں پہنچی ہوئی تھی کہ امی کی آواز نے اسے واپس حقیقت کی جانب کھینچ لیا تھا۔ کچھ کام تھا۔ اس نے چونک کر انہیں دیکھا اور مختصر سا جواب دے کر دوبارہ سے آنکھیں موند لی۔ کیا کام تھا؟ وہ شاید بات بڑھانا چاہ رہی تھی۔ اس نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ جاب کے لیے انٹرویو دینے گئی تھی۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں تفصیل بتا دی۔ میری غیر حاضری کا حازم بھائی سے بھی پوچھا ہوگا تو مہربانی کر کے انہیں بھی بتا دیجیے گا کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی میرے متعلق مزید غلط سوچے۔ اس کی یہ بات انہیں مزید دکھی کر گئی۔ تم کیوں نوکری کرنے کی سوچ رہی ہو؟ اس کی بات سن کر پریشان ہوئی، کیونکہ اس نے ایسا کوئی ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا۔ سوچ نہیں رہی، بلکہ کل سے شروع کرنا ہے، اور آپ کو وجہ لازمی پوچھنی ہوگی۔ تو وہ یہ ہے کہ مجھے روز روز آپ کا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا بالکل بھی پسند نہیں۔
میں نہیں چاہتی کہ مجھے میرے پیروں پہ کھڑا کرنے والی کو میرے ہوتے کسی دوسرے سے سامنے ہاتھ پھیلانے پڑے۔ وہ اٹھی اور باہر نکل گئی۔ عزت، میں پریشان ہو گئی تھی۔ وہ بنا کسی حوالے کے بھی جانتی تھی کہ بات کا پس منظر کیا ہے، اور میں اپنی ہی نگاہوں میں گر گئی ہوں۔ آپ سے کب کچھ چھپایا ہے جو آپ نے ایسا رد عمل دیا؟ میں مانتی ہوں آپ کو بتائے بنا جانا اور اتنی تاخیر سے آنا غلطی تھی۔ آپ ڈانٹ لیتی، مار لیتی، لیکن یوں بے اعتبار نہ کرتی۔ آپ نے اپنا کیا کسی کا سامنا کرنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا مجھے۔ وہ انہیں جواب دینے کے لیے رکی۔ عزت، میں اکیلی عورت تمہاری حفاظت نہیں کر سکتی۔ تمہیں کس مشکل سے دنیا کی نگاہوں سے چھپایا ہے، کسی کی ایک غلط بات میری ساری ریاضت کو اکارت کر جائے گی۔ ہم جس محلے میں رہتے ہیں وہاں آدھی رات کو آنے والی لڑکی کو اچھے القاب سے نوازا نہیں جاتا۔ وہ اپنے رویے کے محرکات سے آگاہ کر رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ وہ چاہتا ہے اس کی اکلوتی بہن مجھ جیسی مضبوط اور نڈر ہوتی۔ اس کی یہ بات میرے لیے اعزاز تھی، لیکن میں نے اسے وہ وجوہات بتائی جن کے باعث اس کی بہن اور دیگر لاکھوں لڑکیاں ایسے نہیں ہوتی۔ میں نے اسے کہا جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے گھٹی دی جاتی ہے، اور ہمارے معاشرے میں کسی بھی بچی کی پہلی گھٹی خوف اور ڈر ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد ایسا ہو جائے گا، ویسا ہو جائے گا، ایسا نہیں کرتے، ویسا نہیں کرتے کا سبق دیا جاتا ہے۔ کوئی یہ کیوں نہیں سمجھتا کہ اعتماد کوئی ورثہ تو نہیں جو نسل در نسل منتقل ہوتا رہے۔ مان دینا پڑتا ہے، دلانا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ خود بخود تو کچھ نہیں ہوتا۔ اسے یہ سب کہتے ہوئے مجھے اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی لمحوں بعد مجھے یہ سب سکھانے والی میری ماں مجھے بھی اسی کوٹہرے میں کھڑا کر دے گی۔ وہ بیڈ کے سامنے رکی کرسی پر بیٹھ گئی، آنکھوں میں نمی آ گئی تھی۔ انہوں نے اس پہ کبھی غصہ نہیں کیا تھا، اور اب وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ ایک بار پوچھ لیتی، وضاحت مانگ لیتی، بلا وجہ اپنا ضبط کھو بیٹھتی، بات اپنے گھر تک رہتی تو ٹھیک تھا۔ انہوں نے تو میمونہ کو بھی شامل کر لیا۔ حازم کے حوالے سے وہ کیا کچھ سوچ رہی تھی اور اس بات کا اس پر کیا اثر ہوگا یہ بھی نہیں سوچا تھا۔ مجھے تم سے پوچھنا چاہیے تھا، میں آپ کو خود بتانے والی تھی۔ ان کا اترا ہوا چہرہ اسے بالکل اچھا نہیں لگا، تب ہی خود کو سنبھالتی فوراً سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ مجھے ابھی کچھ نہیں جاننا، مجھے تو یہ یقین ہے ابھی اتنی اچھی خبر ملی ہے، اس کی خوشی مناتے ہیں۔ تم منہ ہاتھ دھو لو، میں کسی بچے کو بھیج کر مٹھائی منگواتی ہوں، تو میمونہ کے پاس چلتے ہیں۔ یہ یقیناً تلافی کی کوشش تھی۔ وہ بھی مزید کچھ کہے بنا مسکراتی ہوئی اٹھی اور منہ ہاتھ دھونے جلدی سے واش روم میں گھس گئی تھی۔ تاشفین افتہ خیزہ عبد الودود کے آفس میں داخل ہوئے تھے۔ وہ مجید صاحب سے گفتگو میں مصروف تھا، لیکن ان کی آمد پہ چونکا۔ ان کے چہرے سے ظاہر تھا بات کچھ خاص ہے۔ تب ہی مجید صاحب کو فوراً رخصت کیا اور اٹھ کر ان کے ساتھ صوفے پہ بیٹھ گیا۔ کیا ہوا بھائی، آپ پریشان لگ رہے ہیں؟ وہ یہاں بہت کم آتے تھے۔ یہ خیال بھی پریشانی بڑھا رہا تھا۔ ہاں، ایک ایمرجنسی ہو گئی ہے۔ وہ صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، لیکن مسلسل اضطرابی کیفیت ان کی ذہنی کشمکش کو آگاہ کر رہی تھی۔ آپ بتا بھی دیں کیا ہوا ہے؟ اسے ڈھکی چھپی باتوں سے شدید الجھن ہوتی تھی۔ مختار احمد اور دورانیوں میں صلح کی خبریں ہیں۔ ان کے درمیان مجتبیٰ کی تلاش کے متعلق باتیں ہوئی ہیں، لیکن دورانی میری بھی تلاش میں سرگرم ہے۔ مجھے اپنی پریشانی نہیں، فکر ہے تو عزت اور مجتبیٰ کی۔ اپنا مسئلہ وہ خود سلجھا سکتے تھے، لیکن مجتبیٰ کے لیے اس سے بات کرنا لازمی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، آخر اس سے آپ کا اور عزت کا کیا تعلق؟ وہ عجیب طرح سے الجھا۔ تم ابھی اس ذکر کو چھوڑو، مجھے امید نہیں تھی یہ معاملہ اس قدر بڑھ جائے گا۔ وہ کچھ لمحے رک کر پھر بولے، اگر دورانی بھی میدان میں آ گئے تو بات بڑے ابا تک پہنچ جائے گی۔ ان کے علم میں یہ سب آنے سے پہلے ہمیں کوئی لاہے عمل ترتیب دینا ہوگا۔ وہ اسے معاملے کی سنگینی سے باخبر کر رہے تھے۔ پھر آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں زیگم کے گھر کی حفاظت کے لیے کچھ سوچنا ہوگا۔ وہ اس نقطے پہ گہرائی سے سوچ رہے تھے۔ وہاں تو نور العین بھی ہے۔ اسے ایک دم نور کا خیال آیا جسے وہ صبح وہاں چھوڑ کر آیا تھا۔ ہاں، میں نے زیگم کو اسے فوراً حویلی چھوڑنے کا کہہ دیا تھا۔ ہمارے جتنے بھی آدمی ہیں سب بڑے ابا کے زیر اثر ہیں۔
उन्हें बताए बगैर कुछ नहीं हो सकता, और अगर हम आपके दोस्त के तवस्सुत से पुलिस की मदद लेते हैं तो बात बहुत फैल जाएगी। नूरुल ऐन की जानिब से मुत्तमिन होते ही वो सूरत हाल को सुलझाने का सोचने लगा। इसी बाइस मैं भी उलझा हुआ हूँ। एक अरसा दुरानियों के साथ हमारे हालात पोशीदा रहे हैं और इस सब में कितने ही बेकसूर लोग मारे गए। मैं ये सब दोबारा से शुरू नहीं करना चाहता। हमें हर हाल में दुश्मनी की नई लहर को रोकना है। वो लोग मुज्तबा से कम पे राजी नहीं होंगे। वो दोनों जानते थे ये लड़ाई किस तरह खत्म की जा सकती है, पर उनका ज़मीर ये इजाजत नहीं देता कि अपनी पनाह में आए लोगों को दरबदर कर दें। बड़े अब्बा को बताने और हवेली जाने के लिए फूफो नहीं मानेगी। उन्होंने सर अपने दोनों हाथों में गिराया। वो खुद को हर तरफ से फंसता हुआ महसूस कर रहे थे। लेकिन इस सब से इज्जत का क्या ताल्लुक? उसके जहन से इज्जत नामी उलझन नहीं निकल रही थी। उसे तफसील से सारे केस के मुताल्लिक बताने लगे। इस केस के मुताल्लिक वो कल ही रास्ते में थोड़ा बहुत जान चुका था, लेकिन इस गहराई का इल्म नहीं था। दुरानी उसके भाई के दुश्मन बने हुए थे। ये सुनकर उसका खून खोल रहा था। मुज्तबा के मामले में जो तहम्मुल से काम लेने का सोच रहा था, ये बात सुनकर जब्त के बंधन टूट गए। ये सोच ही गुस्से को हवा देने के लिए काफी थी कि दुरानियों ने सफेद हवेली वालों को इतना बेबस समझ लिया कि जान लेने का सोचने लगे। जान चुका था, लेकिन इस गहराई का इल्म नहीं था। दुरानी उसके भाई के दुश्मन बने हुए थे। ये सुनकर उसका खून खोल रहा था। मुज्तबा के मामले पे जो तहम्मुल से काम लेना सोच रहा था, ये बात सुनकर जब्त के बंधन टूट गए। ये सोच ही गुस्से को हवा देने के लिए काफी थी कि दुरानियों ने सफेद हवेली वालों को इतना बेबस समझ लिया कि जान लेने का सोचने लगे। मैं इन दुरानियों को छोड़ूंगा नहीं। वो हाथ की मुट्ठी दूसरे हाथ की हथेली पे मारता हुआ गुस्से से बोला, ये सब बाद में कर लेना, हमें पहले गांव चलना है। वो लोग फिक्रमंद होंगे, हमें इस सिलसिले में उनसे बात करनी चाहिए। उसके गुस्से को जानते थे, तब ही उसे ठंडा करने की कोशिश करने लगे। आप चलिए, मैं कुछ जरूरी काम निपटा के आता हूँ। और हाँ, आज मैं अपनी टीम के लिए इंटरव्यूज कर रहा था। वो उन्हें इज्जत के मुताल्लिक सारी तफसील बताने लगा। उन्हें उसका रवैया और अंदाज देखकर काफी हैरानी हुई। 2 दिन पहले उसकी राय मुख्तलिफ थी और आज वो बिल्कुल अलग रद्द अमल दे रहा था। वो लड़कियों से हमेशा दूर भागता था और अगर कोई लड़की उसके मद्दे मुकाबिल आ जाए तो मजाज बिगड़ने में लम्हा नहीं लगता था। आज उसके गुस्सीले रवैये से हटकर ऐसा रवैया खुश आइन था, लेकिन अभी उसे दाद देने का वक्त नहीं था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, तुम अपने काम निपटा लो, फिर इकट्ठे चलते हैं। वो उसके कमरे से बाहर निकले। उनका इरादा बड़े अब्बा के पास जाने का था। बड़े अब्बा की मौजूदगी का यकीन करते हुए वो उनके ऑफिस की जानिब भरने वाले थे कि सामने का मंजर देखकर रुक गए। एक पल को ज़ारा हुसैन और नबील भी साकत हुए, लेकिन फिर आगे बढ़ गए। आप लोग यहाँ? ज़ारा हुसैन और नबील को वहां देखकर वो हैरान हुए। अगर आपको यहाँ आना था तो आप मुझे साथ क्यों नहीं लाए? एक लम्हे को उस पे हैरानी के सारे दर वाह हुए। उसे यूं लगा जैसे उन्हें बताए बिना फर्म के काम से वहां आए थे। वो गुस्से और गलतफहमी में न जाने क्या क्या बोल गई। ये इन्हीं की कंपनी है मिसेस ज़ारा। इससे पहले कि वो कोई जवाब देते, नबील ने कहा, इनकी कंपनी? हैरानी ही हैरानी थी। अगर मुल्क की मशहूर कंपनी इनकी अपनी थी तो एक ला फर्म में काम करने की क्या जरूरत थी? वो भी ना जाने उन्हें क्या क्या सुना देती थी। खैर, कहीं जॉब करने के कुछ असूल होते हैं और वो आपको अपनी हैसियत भूलकर फॉलो करने होते हैं। आप बिना बताए कहीं आ जा सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त की बहुत कमी है। उनका बिना बताए चले आने का ख्याल एकदम आया तो सारी हसासियत और एहतियात गायब हुई। वो मुलाजमत के असूलों पे लंबा चौड़ा लेक्चर दे रही थी। मिस ज़ारा हुसैन, आइए, आपका ही इंतजार हो रहा है। वो कोई जवाब देते उससे पहले ही चचा जान की शोख आवाज सुनाई दी। उन्होंने चौंक कर उनकी जानिब देखा। ऐसा मीठा लहजा तो उन्होंने खुद अपने लिए नहीं सुना था। आपको यहाँ आने में कोई मुश्किल तो नहीं हुई? वो ज़ारा हुसैन के सामने बिछे जा रहे थे, जबकि ताशफीन की आंखें उनकी निगाहों से छलकती हवा से उलझ के रह गई। उनके नजदीक हर औरत का एक ही मुकाम था और ये उनसे भरकर कौन जानता था। नबील कंधे उचकाता हुआ उसके साथ आए और वहीं ठहर गए थे।